नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में। हमने पिछले क्लास में महाजनपद तक पढ़ा दिया था। आज से दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे मगध वंश, मगध साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, ये साम्राज्य शब्द अभी तक हमने प्रयुक्त नहीं किया है, इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अब हम करेंगे। महाजनपद के बाद हमने एक मगध, सर हमने जब महाजनपद की बात की थी तो हमने उसमें एक आपको जनपद मगध पढ़ाया था, लेकिन ये जनपद अब साम्राज्य बन गया। हुआ क्या दोस्तों कि हमने बोला कि उत्तर वैदिक काल, सर इसका टाइम पीरियड क्या था? 1000 BC से 600 BC। सर इस पीरियड के बाद क्या हुआ? इस पीरियड के बाद होने क्या लगा सर कि ये जो बड़े बड़े महाजनपद थे, जो जन मिलके महाजनपद बने, जो जन एक 20 ग्राम, कुल से ग्राम से 20 से जन बनता था, और जन से फिर बना महाजनपद। तो सर महाजनपद एक विशाल क्षेत्र के छोटे छोटे टुकड़ों का समूह था, और ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में क्या कहलाते थे? जन कहलाते थे। और इन जनों का, जैसे हमने बोला कि एक राज्य है अपना बिहार, और इसमें हमारे ज़िले हैं, जैसे कि सहरसा, आप भागलपुर रख लो, आप खगड़िया रख लो, तो ये सभी जन कहलाते थे। और यही जन सब जब आपस में मिल गए, यही जिले आपस में मिल गए तो राज्य कहलाए, और आज का राज्य उस समय का जनपद कहलाता था। अब हुआ क्या सर कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े 16 राज्य अब अस्तित्व में आ गए, और इनके बीच संघर्ष होने लगा शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए, राज्य विस्तार के लिए, कि नहीं भाऊ ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ये मेरा ज़मीन है और यह मेरा क्षेत्र है, हम इस पे अधिकार रखेंगे। और इसके लिए अब सभी जनपदों के बीच में संघर्ष होने लगा, लड़ाई होने लगी। वो दोनों एक दूसरे के बीच में अब युद्ध करने लगे। तो इतने भी महाजनपद हुए 600 BC के बाद से। तो होता क्या था सर कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी BC, ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 600 BC पूर्व। सर हुआ क्या कि सभी जनपद आपस में लड़ने लगे। लड़ने का कारण क्या हुआ सर? लड़ने का कारण हुआ कि इतने बड़े जनपद को बर्दाश्त नहीं, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये राज्य सब आपस में मिला लिए। और राज्य आपस में मिलाने के लिए सर वो लोग क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा को वो लोग पूर्ण यज्ञ में क्या कहते हैं, यज्ञ के द्वारा पवित्र करते थे और उनको छोड़ देते थे। यह घोड़ा यहाँ से चला, पेन चेंज करते हैं ताकि यह घोड़ा जो था सर, यह जो घोड़ा था यहाँ से चला, यहाँ पहुँच गया। अब यह क्षेत्र हो गया इसका, लेकिन ये क्षेत्र क्या बैठा रहेगा? यहाँ के जो राजा होते थे वह बोलते थे कि नहीं, हम इस घोड़े को बांध के रख लेंगे। तो जैसे है इसने घोड़े को बांधा, अब यह दोनों राज्य में हो गया लड़ाई। अब दोनों लड़ेंगे। अब इधर से युद्ध, भीषण युद्ध चलने लगा। तीरों से तीर चलते हैं, बाणों से बाण चलते हैं, और जो राजा जीत गया वह क्षेत्र उसका, अगर यह शक्तिशाली है तो यह राजा जीत गया, अब इसको इसमें मिला लिया। इस तरह से आपको जनपद प्लस जनपद, जनपदों का समूह मिलके बन गया सर साम्राज्य। साम्राज्य एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता था जो जनपदों का समूह होता था। लेकिन अब जनपद में, जैसे चूँकि जनपद में जन मिल के आपस में आते थे, लेकिन यहाँ जनपद मिलते नहीं थे। जनपद को छीना जाता था, जनपद को जीता जाता था, और जनपद पे अधिकार किया जाता था। किसके द्वारा? जो शक्तिशाली हो। और उस समय आपको जो उत्तर वैदिक काल के बाद अगर सबसे शक्तिशाली जनपद था तो वो मगध जनपद था। और मगध जनपद ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को बढ़ाया, और पूरे एक विस्तृत क्षेत्र पे, अगर हम मैप की बात करें, मैप की बात करें दोस्तों,
तो यहाँ भारत में, यहाँ बिहार में पाटलिपुत्रा एक राजधानी बाद में बनी, राजगृह के पास से आपको ये संपूर्ण क्षेत्र, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, इतना विशाल क्षेत्र, आज उस समय का इतना विशाल क्षेत्र मगध साम्राज्य कहलाता था। जनपद नहीं, जनपद तो इतना ही में सीमित था। जब ये जनपद आगे इसको जीता, इसको जीता, इसको जीता, अफगानिस्तान तक पहुंच गया। और सर आपको मौर्य वंश में याद होगा सम्राट अशोक के बहुत सारे अभिलेख, स्तंभलेख कहाँ से मिले हैं सर? अफगानिस्तान से मिले हैं, अफगान से मिले हैं। और यह दिखाता है कि मगध साम्राज्य का विस्तार कितना था। एक राजा बिहार में बैठ के अफगानिस्तान के काबुल पे अपना शासन कर रहा था। सोचो, आज के भारत से पाकिस्तान, फिर एक अफगानिस्तान, और बहुत ही कम ऐसे जगह थे, जैसे कि एक ईरान का ये पार्ट था, ईरान का यह पार्ट था, और ईरान के कुछ भागों में भी आपको अशोक से जुड़े कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो वैसे ईरान तक तो राज साम्राज्य विस्तृत नहीं था, लेकिन प्रभुत्व था, यानी इनका इम्पैक्ट था ईरान पे भी। किसका? मगध साम्राज्य का। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की। अब जनपद ना रह के साम्राज्य बनने लगा, और उसमें एक साम्राज्य उभर के निकला था, वह साम्राज्य था आपको मगध। तो इसमें इम्पोर्टेंट पहले आप लिखिएगा कि मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। हमने मगध साम्राज्य बोला सर, जनपद नहीं। जनपद का उल्लेख तो हमने अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में बता दिए हैं। तो मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख, और मगध साम्राज्य का दोस्तों पहला उल्लेख मिलता है अर्थव्य वेद में। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहने का मतलब सर, पहली बार कहीं अगर मगध साम्राज्य के बारे में सुना गया होगा, लिखा गया होगा, तो वह लिखा गया है सर कहाँ? अर्थव्य वेद में। एक महाकाव्य है सर, उसका नाम है महाभारत। हमने पिछले क्लास में आपको बोला था कि 2 ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हमने महाकाव्यों की रचना देखी है, महाभारत और रामायण। आज के दौर में अगर महाभारत और रामायण कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, नाम तो जरूर जानता होगा। और उस समय महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था, और जय संहिता में हमने एक नाम जरूर सुना है, वह नाम है बृहद्रथ या जरासंध का। सर जरासंध के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको भीम ने महाभारत में, जो पांडव के पुत्र थे, पांडु के पुत्र पांडव में से एक भाई था भीम, जिसने जरासंध की हत्या की थी। जरासंध बहुत ही निर्दयी क्रूरल राजा था। लेकिन आपको महाभारत में इन 2 नामों का चर्चा मिलता है। तो आपको कहा जाता है कि जो महाभारत महाकाव्य था, महाकाव्य में मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख मिलता है अर्थव्यवेद में, और महाकाव्यों में यानी महाभारत में आपको मगध साम्राज्य के पहले शासक के रूप में वसु, इसको आप याद मत कीजिएगा, खाली हम कहानी बता रहे हैं कि कैसे कैसे अब शुरू हुआ। वसु का पुत्र था बृहद्रथ, यहाँ गलत लिखे हैं, ऐसे होगा बृहद्रथ, और इसका पुत्र था जरासंध, और इसी ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। इसने, बृहद्रथ ने, किस साम्राज्य की? मगध साम्राज्य की। जरासंध के बाद मगध साम्राज्य पे अगर किसी का उल्लेख मिलता है कि मगध साम्राज्य को विस्तृत करने में, तो 3 प्रमुख वंश हुए थे सर मगध साम्राज्य पे। शुरुआत में हम मगध साम्राज्य की चर्चा कर रहे हैं, तो जरासंध के बाद कुछ समय तक मगध साम्राज्य जो है वह बिन राजा रहा था, लेकिन उसमें अब आया सर एक वंश, और उस वंश का नाम था हर्यक। हर्यक वंश ने अब मगध पे अपना विस्तार शुरू किया, और इस वंश के पहले राजा का नाम था बिंबिसार। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मगध साम्राज्य की, यहाँ से शुरू होता है मगध साम्राज्य। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, यानी कि फाउंडर बोल सकते हो इंग्लिश में। क्या था सर? हर्यक कहाँ गया जी? अरे लिखा हुआ तो है ही। इसका संस्थापक था, यानी कि फाउंडर था।
आज के भाषा में बोले तो सीईओ वो मतलब किसी कंपनी का होता है। चलिए, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। और बिंबिसार में एक खास बात क्या थी दोस्तों कि चूंकि यह गौतम बुद्ध का समकालीन था, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते चलिएगा। गौतम बुद्ध का समकालीन था। समकालीन का क्या मतलब होता है सर? मतलब कि जैसे कि आप और अभी हम दोनों एक ही समय में मौजूद हैं, आप और हम दोनों एक ही टाइम में मौजूद हैं, तो उस टाइम में जब गौतम बुद्ध और बिंबिसार दोनों मौजूद होंगे, उस टाइम को बोलते हैं समकालीन होना। मतलब समकालीन का मतलब जहाँ जिस समय में दोनों एक साथ मौजूद हो। तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था, बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। मतलब कि इन्होंने बुद्ध धर्म को बोला कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए। इन्हें पूरा छूट दिया था कि जाइए आप बुद्ध धर्म का प्रचार कीजिए, आप अपनी शिक्षाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। और राज्य विस्तार के लिए, चूँकि हर्यक वंश मगध साम्राज्य का एक बहुत इम्पोर्टेंट वंश था, डायनेस्टी, तो इसने राज्य विस्तार के लिए विवाह नीति को अपनाया। विवाह नीति को मतलब इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की। एक तो आपको गौतम बुद्ध के समकालीन एक और राजा थे प्रसेनजित, याद होगा, ओंगली माल डाकू, हमने कौशल के बारे में पढ़ाया था, श्रावस्ती। प्रसेनजित, इसकी एक बहन थी महाकौशला देवी, इनसे इनकी शादी हुई। इसके अलावा 2 और शादियाँ थी, उसका आपको नाम याद रखना नहीं जरूरी है। बस इसमें आपको अब हर्यक वंश में इसका डेट याद रखना है कि बिंबिसार कब से कब तक गद्दी पे रहा। तो बिंबिसार गद्दी पे रहा था दोस्तों 544 से 492 ईसा पूर्व। 492 ईसा पूर्व। बस यही 3-4 पॉइंट इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं दोस्तों। इसमें एक और इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, और वो है जीवक। सर जीवक महत्वपूर्ण, आपको क्या बोलते हैं? चिकित्सक। चिकित्सक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर बोल दो पता नहीं। महत्वपूर्ण चिकित्सक थे। इंग्लिश बहुत कमज़ोर है यार, क्या करेंगे, खोज लेना। महत्वपूर्ण चिकित्सक थे कौन? जीवक। इसके अलावा दोस्तों 492 के बाद इसकी हत्या 492-93 के आसपास हत्या कर दी किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने। अजातशत्रु सर कौन थे? तो बिंबिसार के पुत्र जी थे, और बेटे ने बाप की हत्या कर दी और गद्दी पे बैठ गया। और लगभग 493 से 460, लगभग 32 साल शासन किया था। 92-93 से, ठीक है, 32 साल लगभग शासन किया इन्होंने, अजातशत्रु ने। और इसके पुत्र थे उदयन। अब इसको मिटा देते हैं। अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो एक क्रम था सर कि राज्य गद्दी को हड़पने के लिए, राज्य गद्दी पर सिंहासन पर बैठने के लिए इन लोगों में एक क्या बोले अंदरूनी वार चलता था कि बिंबिसार, इसका पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदयन। सर इस बेटे ने अपने बाप को मारा और इस बेटे ने अपने बाप को मारा। सर जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत सुने हो दोस्तों। ये अजातशत्रु उस पर एकदम फिट बैठता है कि अपने बाप को मार दिया गद्दी पर बैठने के लिए, कि एक बार भी नहीं सोचा कि इस जन्म देने वाले बाप ने कितना कष्ट किया होगा तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में, और ये तो बहुत कम है। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, और फ्यूचर में जाओगे तो बाप को तो मारने की एकदम क्या बोलते हैं इसको, परंपरा थी कि हाँ मार दो, गद्दी पे बैठ जाओ। तो इसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु, और इसका पुत्र था उदयन। और इस पुत्र ने अपने पिता और उस पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पे बैठा।
अगर दोस्तों बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और उदयन के बारे में एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना होगा तो सर प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, हम बता चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के काल में, और उदयन ने अपनी राजधानी हर्यक वंश की राजधानी जो गृहविज थी, गृहब्रज या राजगृह, उसको वहां से हटा के ले आया सर कहाँ, पाटलिपुत्रा, जहां आज का पटना है। यही उदयन ने अपनी राजधानी यानी कैपिटल कहाँ उठा के ले आई, राजगृह से पाटलिपुत्रा। तो दोनों में बस यही एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से उठा के पाटलिपुत्रा ले आया, अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। इसके बाद दोस्तों बहुत छोटे छोटे शासक इसके बाद होते चले गए, और अंतिम शासक था हर्यक वंश का, अंतिम शासक था नागदशक। कौन था सर अंतिम शासक, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, और नागदशक की हत्या कर दी किसने, शिशुनाग ने, जो नागदशक का मंत्री था। नागदशक की हत्या कर दी किसने, शिशुनाग ने। और हर्यक वंश के बाद, पहला वंश के बाद ये दूसरा डायनेस्टी था शिशुनाग वंश। शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना नागदशक को मार के किसने किया, तो शिशुनाग ने। तो सर आपको इसके बाद कहता है क्या कि शिशुनाग वंश की स्थापना इसने की, और इसने अपनी राजधानी अब पाटलिपुत्रा से हटा के कहाँ कर दी, पाटलिपुत्रा। इसको कैंसिल करके बोला ना, हम वैशाली में अपनी राजधानी बनाएंगे, वैशाली वज्जी संघ के बाद। इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आया सर कालाशोक बैठा गद्दी पे। किसके बाद, शिशुनाग के बाद। शिशुनाग वंश तो ऊपर है। स्थापना किसने की थी, स्थापना शिशुनाग ने। कालाशोक ने फिर से वैशाली से जगह पे अपनी राजधानी, वैशाली को बोला नहीं तुम अच्छे जगह पर नहीं हो, हम आएंगे पाटलिपुत्रा। कहाँ आएंगे, पाटलिपुत्रा। और इसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया, शिशुनाग ने वैशाली को बनाया था। इस दोनों जगहों के बाद, इसके बाद सर इसके काल में सर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। सेकेंड बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुआ था। बौद्ध संगीति तृतीय हुआ था अशोक, चौथा कनिष्क के समय हुआ था। इसके बाद दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक के बारे में अगर पूछा जाए, अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था साहब नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश को, अंतिम बार शिशुनाग वंश के गद्दी पे अगर कोई राजा बैठा था तो वो नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन को हरा के नंद वंश की स्थापना की, और उसका नाम था घनानंद। अरे घनानंद तो लास्ट में था ना, घनानंद तो लास्ट था, जिसको चाणक्य ने बोला था कि, अच्छा बताते हैं उसके बाद, महापद्मनंद होगा इसका। तो नंदी वंश को हरा के तीसरा नंबर का राजवंश स्थापित किया, उसका नाम था नंद वंश। और इसका फाउंडर कौन था, यानी संस्थापक कौन था सर, इसका संस्थापक था महापद्मनंद। इसका सबसे शक्तिशाली राजा था सर, कौन सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा, सर उसका नाम था घनानंद। लेकिन ये क्रूएल राजा था, ये प्रजा की उतना नहीं सुनता था, ये अपने मन की सुनता था, प्रजा के हित को नहीं देखता था। और इसी के शासनकाल में सर आए थे, हम पढ़ते हैं जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं कौटिल्य का, चाणक्य क्या, इसके शासनकाल में थे सर चाणक्य। और चाणक्य को अपमानित किया था इस घनानंद ने, इंसल्ट किया। और इस घनानंद ने क्या किया, चाणक्य ने क्या किया, अपने चोटी को बांध लिया और बोला हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक घनानंद तेरा सर्वनाश नहीं कर देंगे। भरी सभा में एक राजा को एक पंडित आके चुनौती देके चला गया। वह पंडित कोई और नहीं चाणक्य था। और इसके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र भारत के इतिहास में मील का पत्थर है। भारतीय शासन व्यवस्था में अगर कोई अपना सर्वोच्च स्थान कोई बुक रखता है तो वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र रखता है। कानून व्यवस्था अगर कहीं से संचालित होने का सर्वप्रथम ज्ञान मिलता है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मिलता है। राजा कैसा होना चाहिए, राजा की नीति क्या होनी चाहिए, राजा प्रजा के हित में कैसे काम करेगा, राजा कैसे राजगद्दी को सुचारू रूप से चलाएगा,
ये चाणक्य से सीखा जाना चाहिए। अमित शाह जी को कहता है कि बीजेपी का चाणक्य है, मतलब वो नीति जो अपने पार्टी को जो अमित शाह चलाते हैं, किस तरह से संचालित करते हैं, वह नीति, वह कूटनीति सर कहा जाता है मेल खाती है चाणक्य से। तो चाणक्य को कंपेयर किया जाता है, क्यों? क्योंकि सर ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। चाणक्य ने कहा था घनानंद को, अरे घनानंद, तुमने मेरी इज्जत को नीलाम किया है, तुमने मेरे इज्जत को इज्जत नहीं दिया, क्या क्या बोले हैं वो मत जाना, तुमने मेरा इंसल्ट किया है और हम तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। मैं तो कुछ भी बोलते चलता हूँ। घनानंद को चाणक्य ने बोला कि तुमने मेरा इंसल्ट किया है और मैं तुम्हारा सर्वनाश करके ही दम लूँगा, और अपना शिखा यानी चोटी को बांध के बोला कि तब तक नहीं खोलूँगा जब तक कि तेरा राज्य का विनाश ना हो जाए। और इसमें निकल गए एक सफ़र पे, और उस सफ़र की चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल हम आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखवा देते हैं तीनों वंश के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चलते हैं, मतलब सारांश जिसको हम बोलते हैं कि सभी का एक निचोड़। तो हर्यक वंश हमने बोला डायनेस्टी, फाउंडर, इंपॉर्टेंट फैक्टर, लास्ट किंग के बारे में। तो हर्यक वंश का फाउंडर था बिंबिसार। और चलिए हम अब ब्लैक पेन से लिख लेते हैं कि बिंबिसार का पुत्र था कौन सर? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बाद कौन आया था सर? उदयन। कौन था सर? उदयन। और उसके अंतिम राजा हर्यक वंश का कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश में सर शिशुनाग के वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। जिसने स्थापना की उसको हम ब्लू पेन से दिखाए हैं, जिसने स्थापना की उसको हम घेरा मार देते हैं ब्लू पेन से, बाकी अन्य राजा को ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। और इसमें एक और राजा का नाम लिख दो, कालाशोक। और अंतिम राजा का नाम हमने बोला नंदीवर्धन। और नंद वंश में महापद्मनंद था, और इसका अंतिम राजा था घनानंद। यहाँ पे घनानंद हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसके बारे में हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना है। तो बिंबिसार सर इसने क्या किया था कि 544 से 492 तक गद्दी पे रहा, और ये 492 से 460 तक गद्दी पे रहा। आज इसके समय क्या हुआ था? फर्स्ट बौद्ध संगीति। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा लाई थी। कहाँ? पाटलिपुत्रा को अपना कैपिटल बनाया। किसने? उदयन ने। बिंबिसार किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। समकालीन कहाँ लिख दे? ऊपर लिख दे, समकालीन थे। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की नागदशक को मार के। अंतिम राजा था हर्यक वंश का नागदशक, उसको मार के। और कालाशोक इसने वैशाली को अपनी कैपिटल बनाया राजधानी। और इसने वैशाली को हटा के फिर से पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी बनाई, कैपिटल पाटलिपुत्रा को बनाई। महापद्मनंद फाउंडर था नंद वंश का, और घनानंद अंतिम राजा भी था। और इसके समय सर एक चाणक्य जी थे, चाणक्य समकालीन था, और चाणक्य के बारे में हम पढ़ेंगे आपको अभी। तो इतना लिख लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम आपको पढ़ेंगे सिकंदर द ग्रेट का आक्रमण भारत पे, जो इसके जस्ट बाद हुआ था। फिर पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का एक चार्ट है, पूरा वीडियो केवल इस एक चार्ट के 2 मिनट में हमने ख़त्म कर दिया। ये चार्ट याद है तो पूरा वीडियो याद है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।